ओके सो हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा चैप्टर सेकंड का सेकंड पार्ट। होपफुली आप सब बच्चों ने प्रीवियस पार्ट को याद से देख लिया होगा। आज हम उसी की आगे की कहानी को समझेंगे। ओके चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा आज हम पढ़ने वाले हैं हमारे गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, यहाँ से हमारा ऑब्जेक्टिव्स आते हैं इसके। ओके चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आती है एक टर्म आती है हमारी इकोनॉमिक सिस्टम, जो हमने कल हमारा पढ़ा था एक्चुअली कि हमारा इकोनॉमिक सिस्टम की बात करें तो वो हमारे ऑफ कोर्स की कैपिटलिस्ट होते हैं, सोशलिस्ट होते हैं और हमारे मिक्स्ड इकोनॉमी होती है। ठीक है, अब हम आज पढ़ने वाले हैं कि जब हमने मिक्स्ड इकोनॉमी को अपना लिया, अब उसके बाद की कहानी आती है कि अब हमें एक इकोनॉमिक प्लानिंग को कंडक्ट करना पड़ता है। सो व्हाट इज इकोनॉमिक प्लानिंग? Economic planning is an activity in which a major decisions regarding the economy, regarding what to produce, how to produce, and for whom to produce, that have been taken by the determinate authority of the country by seeing all the comprehensive surveys जो भी उस टाइम पे हमने कंडक्ट करे होंगे। समझेंगे एक बार जरा इसको हम समझेंगे अब कि इकोनॉमिक प्लानिंग का मतलब है कि जितने भी सारे मेजर इकोनॉमिक डिसीजंस हमने लिए थे रिगार्डिंग कि हमें क्या चीज बनानी चाहिए, किस तरीके से बनानी चाहिए और किन के लिए बनानी चाहिए, और ये जो सारे के सारे होते हैं डिसीजंस, ये उस टाइम की काफी अच्छी हमारी इकोनॉमिक अथॉरिटी के द्वारा लिए गए थे आफ्टर द कॉम्प्रिहेंसिव सर्वेज जो भी हमने उस टाइम पे कंडक्ट करे थे। उसके बाद ही ये चीज हमारी लिए गए थे। उसको हम एग्जैक्टली हम क्या कहते हैं? इकोनॉमिक प्लानिंग कहते हैं। इस इकोनॉमिक प्लानिंग के तहत हमने अकॉर्डिंग टू इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 1948, अकॉर्डिंग टू इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 1948 में एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है, इन दोनों के तहत मेजर रोल, बड़ा रोल जो दिया गया था वो हमारा दिया गया था गवर्नमेंट को, मतलब पब्लिक सेक्टर को। और जो हमारा माइनर रोल दिया गया था, या फिर आप कह सकते हैं कि सपोर्टिंग रोल जो होता है, वो दिया गया था हमारा प्राइवेट सेक्टर को। बिकॉज देखिए अभी अभी हमारा देश जस्ट आजाद होके चुका था, हमने उस टाइम पे इकोनॉमिक प्लानिंग करी, हमने मिक्स्ड इकोनॉमी को अपनाया हमारे कंट्री में। उसके बाद अब हम इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन जो हमारी उस टाइम पे आई थी, और सेकंड हमारी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो आए थे, उनके अकॉर्डिंग ये वाली चीज कही गई कि इस टाइम पे हमारे देश में सोशल वेलफेयर की ज्यादा इस टाइम पे जरूरत है इन कंपैरिजन टू कि जो इंडिविजुअल्स हैं उनको हम कितना बेनिफिट दे सकते हैं टू अपग्रेड देमसेल्फ। तो कह रहे हैं उसके लिए मेजर रोल, बड़ा रोल दिया गया पब्लिक सेक्टर यानी कि गवर्नमेंट को, और माइनर रोल, एक छोटा रोल या कह लीजिए कि एक सपोर्टिंग रोल हमारा दिया गया उस टाइम पे प्राइवेट सेक्टर को, ताकि दोनों के दोनों आगे बढ़ सकें और एक प्राइवेट इंडिविजुअल भी अपना रोल इस देश के जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर सके और पब्लिक का मेन रहेगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इस इकोनॉमिक प्लानिंग के तहत हमारे इंडिया में उस टाइम पे एक ऑर्गेनाइजेशन को बिल्ड करा गया, वो हमारी हुई थी उसका नाम था हमारा प्लानिंग कमीशन। बहुत इंपॉर्टेंट है ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन, प्लानिंग कमीशन। ठीक है, ये हमारी बनाई गई थी इन द ईयर 1950। ओके, तो प्लानिंग कमीशन को बनाया गया 1950 में, जिसके बाद इस प्लानिंग कमीशन के अकॉर्डिंग हमारे देश में जितनी भी दिक्कतें थी उनको हमने अगले कुछ सालों को टारगेट करते हुए हमने अपने इंडिया में 5 ईयर प्लान, गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान का इंट्रोडक्शन करते हैं। हम यहां पे इंट्रोड्यूस करते हैं हमारे इंडिया में गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान्स।
ठीक है। अब इस 5 ईयर प्लान के तहत अब ये चीज कही गई थी कि हम हर 5 सालों के लिए अपने कंट्री में कुछ गोल्स को सेट करेंगे जो अगले 5 साल के लिए हमारे देश की प्रायोरिटी पर रहेंगे। उन 5 सालों में हम उन ऑब्जेक्टिव्स पे काम करेंगे, उनके गोल्स पे काम करेंगे। हम इसमें अपने टारगेट सेट करेंगे कि आगे आने वाले साल में हम हर एक सेक्टर में कितना कितना ग्रोथ रेट हम देख सकते हैं और कितना हम अचीव कर सकते हैं। तो हम यहां पे गोल सेट करते हैं अगले 5 सालों के लिए, जो कि ऑफ कोर्स हमारे एस्टिमेटेड होते हैं पुराने गोल्स को देखते हुए या फिर हमारी एक नए एक्सपीरियंस को आगे ले जाते हुए। ठीक है, तो यहां पे हम गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान को इन्वेंट करते हैं हमारे इंडिया में, जहां पे कि ये जो फर्स्ट गोल था हमारा वो हमारे इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया था ऑन द 1st of April 1951 to 31st of March 1956। ठीक है, ये हमारा टाइम पीरियड था फर्स्ट गोल का। क्या था हमारा? 1st of April से हमारा 31st of March 1956। मतलब आपने ऐसे कि देखा कि अगले 5 सालों के लिए ये हमारा गोल यहां पे सेट किया गया था। इन गोल्स में हम किस चीज के बारे में आखिर में बात करते थे? तो अब हम पढ़ने वाले हैं कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द गोल्स या फिर कह लीजिए कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द 5 ईयर प्लान, कि हम किन ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रखते थे तभी हम हर साल के 5 ईयर प्लान्स को मैनेज करते थे। हम 5 प्लान्स को हम अपने बनाते थे, हम अपने टारगेट्स को सेट करते थे उन चारों ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग। ओके, एक और चीज उसको पहुंचने से पहले, क्या गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान आज भी है हमारे इंडिया में? क्या हम आज भी इसी को करते हैं फॉलो? नहीं बेटा, अब हम इसको फॉलो नहीं करते हैं। हमारा लास्ट 5 ईयर प्लान जो था वो हमारा था 12th 5 ईयर प्लान था हमारा, जो कि ईयर 2012 से 2017 तक था। उसके बाद से प्लानिंग कमीशन को वॉयलेट कर दिया गया, इसको पूरा का पूरा खत्म कर दिया गया और इसकी जगह पे हमारे कंट्री में नीति आयोग, जिसको हम एक थिंक टैंक भी कहते हैं। ठीक है, नीति आयोग का फॉर्मेशन किया गया हमारे इंडिया में ऑफ कोर्स, और ये इसका पूरा का पूरा काम प्लानिंग कमीशन की तरह ही जा कि हमारे देश की आगे के हम किन किन चीजों पे ध्यान देंगे, लेकिन हाँ अब गोल्स नहीं इसमें हम बनाते हैं अगले 5 सालों के लिए। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान। सबसे पहला था हमारा प्लान कब? 1st of April 1951 से 56 तक का, ये था हमारा फर्स्ट प्लान था। ठीक है, 12th 5 ईयर प्लान में हमारा 2012 से 2017 तक का था और उसके बाद से फिर हमारे इंडिया में प्लानिंग कमीशन को ही खत्म कर दिया गया था और उसकी जगह पे नीति आयोग को हमारे एक कंप्लीटली एक थिंक टैंक की तरह हमारे इंडिया में काम करता है। अच्छा, एक और चीज थी कि 5 ईयर प्लान के या फिर नीति आयोग के चेयरमैन कौन है? चेयरमैन कौन होते हैं एग्जैक्टली? तो जिस टाइम के उस टाइम पे करंट प्राइम मिनिस्टर जो भी हमारे होता है देश का, वो ही इसका चेयरमैन होता है। तो 5 ईयर तो जो हमारा प्लानिंग कमीशन था उस टाइम के जब जो थे हमारे चेयरमैन, जब इसको बनाया गया था वो कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। और आज के टाइम की नीति आयोग में जो भी हमारे देश के पीएम है, पीएम मोदी, वो कौन है हमारे देश के इस टाइम पे इसके चेयरमैन है। ठीक है, अब आते हैं कि हमारे जो गोल्स होते हैं 5 ईयर प्लान्स के, हम उनको किसके अकॉर्डिंग आगे बढ़ाते हैं या फिर उन चीजों या फिर हम किन किन चीजों पे ध्यान रखते हुए अपने गोल्स को सेट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे आते हैं देयर आर 4 गोल्स। ओके, ऑब्जेक्टिव्स की अगर हम बात करें, हमारे सबसे पहला हमारा आता है बेटा ऑब्जेक्टिव ग्रोथ। सेकंड हमारा आता है मॉडर्नाइजेशन। थर्ड हमारा आता है सेल्फ रिलायंस एंड द लास्ट वी हैव इक्विटी। ओके, ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, self reliance and equity, these are the 4 important objectives regarding the goals of 5 year plan. okay, अब समझते हैं कि हर एक ऑब्जेक्टिव का क्या मतलब है। बहुत ध्यान से इस चीज को हमें समझना है। ठीक है, देखिए जरा,
तो सबसे पहले हमारा आता है ग्रोथ के बारे में करते हैं बात। तो ग्रोथ का क्या मतलब होता है कि हमारे अपने कंट्री में अपने अपने आउटपुट को बढ़ाना है गुड्स एंड सर्विसेज के। हम जितना ज्यादा अपने कंट्री के आउटपुट को बढ़ाएंगे गुड्स एंड सर्विसेज के, उतना ही हमारे देश की जीडीपी में कंट्रीब्यूशन हमारा बढ़ेगा। मतलब अगर हम बात करें कि ग्रोथ का मतलब है कि हमें अपने कंट्री की जीडीपी को इंक्रीज करना है, आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को हमें इसको इंप्रूव करना है। समझ में आ गया होपफुली, ठीक है। इसमें इसके अलावा अगर जो हम जीडीपी को बढ़ाने की बात कर रहे हैं, इसमें दो चीजें और ध्यान में रखिएगा कि ग्रोथ का यहां पे मतलब है कि हमारे अपने इंडिया में हमें कैपिटल गुड्स को और ज्यादा इंप्रूव करना है। हमें अपने इंडिया में सर्विसेज लाइक कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज को और ज्यादा बेहतर बनाना है, ठीक है। एंड द लास्ट कि हमें अपने इंडिया में एफिशिएंसी को बढ़ाना है, जो भी हमारी प्रोडक्टिव कैपिटल है। एफिशिएंसी को हमें इंक्रीज करना है, किसकी? प्रोडक्टिव कैपिटल की। ओके, सो दीज आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि हमको ध्यान रखने हैं रिगार्डिंग द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ 5 प्लान, जो कि हमारा क्या है? ग्रोथ। कि हमें अपने जीडीपी को बढ़ाना है, अपने आउटपुट को बढ़ाना है, जो कि हमारे गुड्स एंड सर्विस का होगा। इसके अलावा जीडीपी को बढ़ाने के लिए हमें अपनी कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री को इंक्रीज करना होगा, हमें अपनी कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज को इंप्रूव करना होगा, हमें एफिशिएंसी बढ़ानी होगी हमारी प्रोडक्टिव कैपिटल की। ओके एवरीवन, होपफुली समझ में आ गया होगा आप लोगों को। जस्ट अ सेकेंड। ओके, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है मॉडर्नाइजेशन। देखिए मॉडर्नाइजेशन यहां पे क्या मतलब है, यहां पे दो तरीके से आता है। मॉडर्नाइजेशन का इंडिया के पर्सपेक्टिव से दो तरीके से काम है। पहला क्या है कि हमें मॉडर्न या फिर न्यू अडॉप्ट करनी है, न्यू से न्यू टेक्नोलॉजी को, ताकि इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, इन द फील्ड ऑफ इंडस्ट्रीज हम आगे बढ़ सकें। और दूसरा है कि हमें लोगों की सोच को, सोशल आउटलुक को, लोगों के साथ किसी भी तरीके का कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो, हमें लोगों को एम्पावर करना है उसके रिगार्डिंग। तो सोशल आउटलुक को मॉडर्नाइज करना, सोशल आउटलुक को चेंज करना, ये दोनों पॉइंट्स आते हैं हमारे मॉडर्नाइजेशन में। लेट्स, तो फर्स्ट हमारा क्या आता है इसमें, मैंने आपको बताया अभी। ओके, द फर्स्ट वी हैव, हमें अडॉप्ट करनी है, adaptation of new technologies। ओके, हमें नई से नई टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट करना है, फर्स्ट पॉइंट आता है। सेकेंड पॉइंट क्या आता है हमारा कि हमें सोशल आउटलुक को चेंज करना है, ठीक है। हमें अपने सोशल आउटलुक को चेंज करना है, लोगों की समाज में जितने भी जो लोग रहते हैं हमें उनकी सोच को चेंज करना है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होने देना है हमें लोगों के साथ। स्पेसिफिकली कहा गया था इसमें कि हमें वुमेन एम्पावरमेंट करना है और हमें अडॉप्टेशन करनी है न्यू टेक्नोलॉजीज की इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, इन द फील्ड ऑफ इंडस्ट्रीज। ओके एवरीवन, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है सेल्फ रिलायंस। सेल्फ रिलायंस को अगर हम प्रॉपर हिंदी में समझे तो क्या होता है? सेल्फ रिलायंस का मतलब होता है कि हम आत्मनिर्भर हो रहे हैं। मतलब अल्टीमेटली कहें तो सेल्फ रिलायंस का मतलब है कि हमें अपने कंट्री को इंडिपेंडेंट बनाना है। इन द सेंस ऑफ व्हाट? इन द सेंस कि हम जितना बाहर से इंपोर्ट करते हैं, बिकॉज हम जिस कंट्री से हम जितना ज्यादा इंपोर्ट करते जाते हैं, हमारी उस पर उतनी ही डिपेंडेंस बढ़ जाती है। और जितना ज्यादा हमारी उस पर डिपेंडेंस बढ़ेगी, उन कंट्रीज का हमारे कंट्रीज की इकोनॉमिक पॉलिसीज में इंटरफेरेंस बढ़ेगा। ध्यान सुनिएगा, मैंने क्या कहा आपसे अभी कि सेल्फ रिलायंस का मतलब होता है कि हमें अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाना है। अब इंडिपेंडेंट को बनाने, अब इंडिपेंडेंट कंट्री बनने के लिए हमें बाहर कंट्री से जो भी हम इंपोर्ट करते हैं, कम से कम फूड सप्लाईज, खाने पीने की चीजें तो कम से कम हम बाहर से इंपोर्ट ना करनी पड़े, हम कम से कम सेल्फ सफिशिएंट हो जाएं एटलीस्ट फूड ग्रेन्स में, ताकि हम बाहर कंट्री से इतनी जरूरी चीजें अगर हम इंपोर्ट नहीं करेंगे तो उन कंट्रीज का हमारे कंट्री की इकोनॉमिक पॉलिसीज में उतना ही इंटरफेरेंस कम हो जाएगा। ठीक है,
तो इसमें हमारी ऑफ कोर्स दो चीजें आती हैं। पहली चीज क्या आती है हमारा कि हमें रिड्यूस करने हैं, रिड्यूस द इंपोर्ट्स, ठीक है ना। एटलीस्ट फूड ग्रेन्स के तो हमें इंपोर्ट नहीं करने चाहिए, या फिर हमें कम से कम करने चाहिए फूड ग्रेन्स के। ओके, दूसरी चीज क्या आती है हमारी इसमें कि उससे रिड्यूस हो जाएगी, रिड्यूस द इंटरफेरेंस ऑफ द फॉरेन कंट्रीज, ठीक है। फॉरेन कंट्रीज की हमारे कंट्रीज की इकोनॉमिक पॉलिसीज में उतनी ही ज्यादा हमारी इंटरफेरेंस कम हो जाएगी। एंड दिस इज द वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके, द लास्ट वी हैव इक्विटी, लास्ट में है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इक्विटी का मतलब क्या होता है कि हमें इनइक्वलिटीज जो हैं, इनइक्वलिटीज मतलब असमानताएं, इनइक्वलिटीज जो हैं हमारी रिगार्डिंग द वेल्थ कि जो रिच और पुअर जो हमारा सेक्शन है सोसाइटी में, हमें उसके गैप को कम करना है। ये वाला पॉइंट इसी वजह से भी इंपॉर्टेंट है बिकॉज जो हमारा इसका नेक्स्ट टॉपिक है जहां पे हम अलग अलग सेक्टर्स के बारे में बात करेंगे, उन सेक्टर्स में इक्विटी को एक बहुत बड़ा एक बेस बना के और ज्यादा पॉलिसीज को लेके आया गया है। तो इक्विटी का मतलब यहां पे क्या होता है कि यहां पे हमें जो इनइक्वलिटीज हैं, जो असमानताएं हैं लोगों के बीच में, लोगों की क्लासेस के बीच में, रिच और पुअर्स के बीच में, हमें उनकी इनइक्वलिटीज को कम से कम करना है। खत्म तो हम ऑफ कोर्स इतनी जल्दी हम नहीं कर सकते, तो हमें उनको कम से कम करना है। और इनको कम से कम करने के लिए हमें हर एक सेक्शन को बेसिक चीजों मिलनी चाहिए, जैसे कि उनको फूड मिलना चाहिए, उनको शेल्टर मिलना चाहिए, और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है उनको एजुकेशन और उनको हेल्थ की फैसिलिटीज अच्छी तरीके से मिलनी चाहिए। तो इक्विटी में हमने बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हमारी, अब क्या क्या इंपॉर्टेंट है इसमें, पहली चीज आती है कि हमें हर एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी को देखना है, हर एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी को देखना है जो कि हर तरीके की उसको हमारे कंट्री में बेसिक नीड्स उसकी पूरी हो सके। जैसे कि हमारी फूड आता है, शेल्टर आता है, एजुकेशन आती है हमारी, एंड हेल्थ आती है, ठीक है। ये बेसिक चीजें थी। इसके अलावा इनको जो चीज कम करनी थी वो थी हमारे देश में इनइक्वलिटीज। इनइक्वलिटीज इन व्हाट? इन इनकम और वेल्थ। ओके, तो हमें इन इनकम और वेल्थ, हमें इन दोनों ही चीजों पे हमें ध्यान देना था कि इनइक्वलिटीज हमें कम से कम करनी थी। होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा, इसमें अब तक कोई डाउट नहीं होगा आप लोगों को। हमने अब तक इस चैप्टर में, इस फर्स्ट पार्ट के अलावा हमने आज जो पढ़ा है वो क्या है कि हमने अपनी इकोनॉमिक प्लानिंग पढ़ी। उसमें पढ़ा कि हमने एग्जैक्टली कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 1948 और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो है उनके अकॉर्डिंग मेजर रोल दिया गया था पब्लिक सेक्टर को, माइनर छोटा रोल दिया गया था हमारे प्राइवेट सेक्टर को। उसके बाद हमने पढ़ा कि हमारे इंडिया में प्लानिंग कमीशन को सेटअप करा गया इन द ईयर 1950। उसके तहत हमारे इंडिया में गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान्स को सेट किया गया था। सबसे पहला हमारा गोल, फर्स्ट गोल हमारा आया था 1 अप्रैल 1951 को, जो कि हमारा 31 मार्च 1956 तक चला था। आफ्टरवर्ड्स हमारा लास्ट 12th 5 ईयर प्लान था जो कि हमारा 2012 से 2017 तक का था। और लास्ट इसके अलावा कि प्लानिंग कमीशन को खत्म कर दिया गया था और उसकी जगह पे नीति आयोग को बनाया गया था, जिसको हमने थिंक टैंक भी कहा है। और इन दोनों ही इधर हमारे जो प्लानिंग कमीशन था या फिर जो आज के टाइम पे हमारा नीति आयोग है, दोनों का ही जो चेयरमैन होता है वो उस टाइम का करंट प्राइम मिनिस्टर होता है कंट्री का। उसके बाद फिर हमने इंपॉर्टेंट चीज देखी यहाँ पे कि हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं क्या क्या, किसके ऑब्जेक्टिव्स ऑफ 5 ईयर प्लान्स के। तो हमारे 4 ऑब्जेक्टिव होते हैं। ग्रोथ में हमें क्या देना है, जीडीपी को हमें बढ़ाना है, आउटपुट बढ़ाना है हमें अपने गुड्स एंड सर्विसेज का, कैपिटल गुड्स हमें इंडस्ट्रीज अपनी बढ़ानी है, हमें अपने कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्टेशन की इंडस्ट्रीज को अच्छा करना है, हमें एफिशिएंसी बढ़ानी है अपनी प्रोडक्टिव कैपिटल की। जो भी हमारे पास प्रोडक्टिव गुड्स होते हैं, जो कि हमारे पास कैपिटल गुड्स होते हैं, हमें उनकी एफिशिएंसी को इंप्रूव करना है, हमें उनको ज्यादा यूटिलाइज करना है ताकि हम उनका अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर पाए। नेक्स्ट चीज थी कि हमें मॉडर्नाइजेशन पे ध्यान देना है, लोगों की सोच को भी बदलना है और अडॉप्ट करनी है न्यू
टेक्नोलॉजीज को, ताकि हम और ज्यादा से ज्यादा अपने एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल सेक्टर में आगे बढ़ पाए। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या था, सेल्फ रिलायंस, जहां पे कि हमें रिड्यूस करने होते हैं। सेल्फ रिलायंस का मतलब क्या था कि हमें अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाना है। बीइंग एन इंडिपेंडेंट कंट्री, हमें दूसरी कंट्री पे कम से कम रिलाय करना चाहिए, एटलीस्ट ऑन द फूड ग्रेन्स, एटलीस्ट फूड की सप्लाई हम दूसरी कंट्री से इंपोर्ट नहीं करें। और इसमें क्या था कि हमें अपने रिड्यूस करना है जो कि हमारी फॉरेन कंट्रीज पे जो उनकी हमारे कंट्री पे इंटरफेरेंस रहती है हमारी इकोनॉमिक पॉलिसीज को फ्लक्चुएट करने के टाइम। ओके, तो हमने अभी देखा कि हमें अपनी फॉरेन इंटरफेरेंस को कम करना है। नेक्स्ट क्या आता है हमारा, इक्विटी। इक्विटी का मतलब है कि हमें हर एक जगह पे इक्वलाइजेशन करना है रिगार्डिंग कि हमें इनइक्वलिटीज को कम करना है रिगार्डिंग द इनकम एंड वेल्थ, कि हमारे इंडिया में जो भी रिच और पुअर है उनके गैप को हमें कम से कम करना है। और दूसरी चीज थी कि हमें सेक्शन ऑफ सोसाइटी को, एक ऐसा सेक्शन ऑफ सोसाइटी जो कि बेसिक चीजों उसको हर एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी को हमारे मिलनी चाहिए, इधर फूड, शेल्टर, एजुकेशन और हेल्थ। ओके, सो दिस इज द कंप्लीट एक्सप्लेनेशन अब तक का। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक हमारा आएगा डिफरेंट सेक्टर्स पे। ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट सेक्टर की, जो कि हमारा क्या है, एग्रीकल्चर सेक्टर। ध्यान देंगे जरा, तो एग्रीकल्चर सेक्टर में जैसे कि हमने प्रीवियस चैप्टर में भी हमने पढ़ा था कि बहुत सारी हमारी उस टाइम पे दिक्कत थी कि जिम्मेदारी सिस्टम था, कमर्शियलाइजेशन की वजह से एमआईस आ गए थे, आउटडेटेड हम टेक्नोलॉजी स्टार्ट कर रहे थे और पब्लिक सेक्टर का उसमें कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं था, सरकार का उस टाइम पे उसमें कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं होता था। तो अगर हम बात करें कि प्रॉब्लम्स इन एग्रीकल्चर एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, अगर हम बात करें कि जिस टाइम पे हमारे देश की आजाद हुआ था उस टाइम पे और क्या क्या हमारे इंडिया में एग्रीकल्चर में क्या क्या दिक्कतें थी। तो सबसे पहले क्या था हमारा, लो प्रोडक्टिविटी। जितनी ज्यादा हमारी डिमांड बढ़ रही थी एज अवर पॉपुलेशन राइजेस, उतनी हमारी सप्लाई इंक्रीज नहीं हो पा रही थी। दैट मींस हम जो भी सीड्स इस्तेमाल कर रहे थे अपने प्रोडक्शन के लिए वो हमारे इतने नहीं थे कि वो हमारे इतने हाई क्वालिटी के सीड्स नहीं थे कि वो हमारी आज की डिमांड को पूरा कर पाते। नेक्स्ट है हमारा सबसिस्टेंस फार्मिंग, ये भी हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था। सबसिस्टेंस फार्मिंग का मतलब क्या था कि उस टाइम पे लोग उतना ही अपना प्रोडक्शन कर पाते थे जितना उनकी खुद की सेल्फ कंजम्पशन के लिए, कमर्शियलाइजेशन नहीं कर पा रहे थे, जिसकी वजह से जो और दूसरे लोग थे जो हमारे इंडिया में और दूसरे सेक्टर्स में थे लोग, उनके लिए चीजें बहुत, फूड ग्रेन्स भी उनके लिए काफी महंगे पड़ते थे। थर्ड क्या है हमारा, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, आपका मैक्रो में भी आया होगा, ये आपका आईडी के आगे के कुछ चैप्टर्स में भी आएगा। डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है एक ऐसा अनएम्प्लॉयमेंट विच डज नॉट सीम टू बी हैपन, लेकिन मतलब आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, आपको ऐसा लगेगा नहीं कि वो अनएम्प्लॉयमेंट है, लेकिन एक्चुअल में वो अनएम्प्लॉयमेंट होगा। ये हमारा सबसे ज्यादा देखा जाता है इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, जहां पे कि किसी भी एक आपकी जमीन पे, किसी भी एक लैंड पे जितने लोग की रिक्वायरमेंट है, अगर उससे ज्यादा लोग उस लैंड पे काम कर रहे हैं, फार्मिंग कर रहे हैं, तो उसको हम कहते हैं डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। अगर हम एक्स्ट्रा लोग जो भी, अब जैसे कि हमें अगर किसी भी लैंड पे 10 फार्मर्स की रिक्वायरमेंट है, लेकिन उसके बावजूद बिकॉज बहुत सारे लोग अनएम्प्लॉयड हैं, अगर उस जमीन पे, उस लैंड पे 15 फार्मर्स काम कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ 10, तो जो एक्स्ट्रा 5 हमारे हैं फार्मर्स, दे आर डिसगाइज्डली अनएम्प्लॉयड, बिकॉज अगर हम उनको हटा भी देंगे तब भी उस लैंड की प्रोडक्टिविटी कम नहीं होगी। ठीक है, तो उस टाइम पे डिसगाइज का मतलब एक्चुअली क्या होता है, जो कि आपकी चीज, दैट समथिंग विच इज हिडन, छुपा हुआ। ओके, नेक्स्ट हमारी आती है हाई डिपेंडेंसी ऑन रेनफॉल। उस टाइम पे इरिगेशन के लिए, पानी के लिए ऑफकोर्स हमें रेनफॉल जैसे नेचुरल फैक्टर्स पे डिपेंड करना पड़ता था। बहुत सारे एरियाज में हमारे इंडिया में एट द टाइम, उस टाइम पे रेनफॉल नहीं होती थी, तो सूखा पड़ता था, ड्रॉट आता था एग्जैक्टली। तो बहुत ज्यादा उस टाइम पे लॉस हमें देखने पड़ते थे, बिकॉज हमारे पास कुछ उस टाइम पे ट्यूबवेल्स या किसी भी तरीके के हमारे और भी कोई आर्टिफिशियल रिवर्स वगैरह हमने उस टाइम पे कोई भी बिल्ड नहीं करी थी, जिसकी हम बात करें कि हमें रेनफॉल के लिए प्रॉपर तरीके से हमें वाटर के लिए एक्चुअली हम अगर बात करें तो इरिगेशन के लिए हमें रेनफॉल पे ही डिपेंड रहना पड़ता था। नेक्स्ट है हमारा आउटडेटेड टेक्नोलॉजी, कि जो भी हम इक्विपमेंट्स, जो भी हम टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे थे उस टाइम पे हमारे एग्रीकल्चर के सेक्टर में, वो सारी की सारी हमारी टेक्नोलॉजी बहुत आउटडेटेड थी, उसको हम अपलिफ्ट नहीं कर पा रहे थे, बिकॉज
अभी तक हमारे देश में ब्रिटिशर्स का रूल था एंड दे वर नेवर एवर रेडी टू इन्वेस्ट एनीथिंग इन अ काइंड ऑफ इन द फील्ड ऑफ एन एग्रीकल्चर। लास्ट है हमारा कि बहुत कन्फ्लिक्ट्स देखने को मिलते थे, जो भी लैंडलॉर्ड्स और उनके यहां काम करने वाले जो हमारे स्मॉल फार्मर्स और टेनेंट्स हुआ करते थे। क्यों? क्योंकि जैसे कि हमने देखा था कि जमींदारी सिस्टम में बहुत ज्यादा उन लोगों से लगान चार्ज करते थे ये लोग, टैक्सेस उन लोगों से बहुत ज्यादा इन लोगों की रिक्वायरमेंट थी। तो उन सब चीजों को टैकल करना, ये तमाम इस टाइम पे हमारे उस टाइम के एग्रीकल्चर में ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ज्यादा सीवियर प्रॉब्लम्स थी। ओके, अब इन्हीं प्रॉब्लम्स को टैकल करने के लिए हमारे इंडिया में रिफॉर्म्स लेके आए गए, और जो रिफॉर्म्स लेके आते हैं वो हम लेके आते हैं दो तरीकों से। ठीक है, सबसे पहले थे हमारे लैंड रिफॉर्म्स, और दूसरे थे हमारे ग्रीन रिवॉल्यूशन। ओके, लैंड रिफॉर्म्स लेके आए गए और ग्रीन रिवॉल्यूशन लेके आया गया। पहले हम बात करेंगे आज किसके बारे में? लैंड रिफॉर्म्स के बारे में। तो देखिए, लैंड रिफॉर्म्स का पहली बात तो मतलब क्या होता है? लैंड का मतलब जैसे कि आप लोगों को पता है, और रिफॉर्म्स का माने क्या होता है? चेंजेस लेके आना। तो लैंड के रिगार्डिंग क्या क्या चेंजेस लेके आए थे? तो लैंड रिफॉर्म्स का मतलब है एग्जैक्टली कि जो ओनरशिप है हमारे लैंड की वो कंसंट्रेटेड थी, मतलब बहुत सारे लोगों पे बहुत कम जमीनें थी, और बहुत कुछ ही लोगों में, बहुत कुछ ही पावरफुल लोगों पे, पावरफुल लैंडलॉर्ड्स पे, जमींदार पे बहुत सारी जमीनें थी। तो क्या कहा गया कि लैंड रिफॉर्म में सबसे मेन मोटिव रखा गया था कि हमें जो हमारा एग्जैक्टली कहें कि हमें ओनरशिप ऑफ लैंड को हमें चेंज करना है, कि जितने लोगों पे जो जमीनें हैं हमें उनके ओनरशिप में कुछ चेंजेस लेके आने हैं। इसके लिए इन्होंने सबसे पहले स्टार्ट किया था अबॉलिशन ऑफ इंटरमीडियरी, अबॉलिशन ऑफ इंटरमीडियरी। इंटरमीडियरीज माने क्या होता है? उस टाइम पे जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे इंडिया में लैंडलॉर्ड्स और टेनेंट्स के बीच में एक रिलेशन था कि उन लोगों को एक लगान को पे करना होता था। तो यहां पे अबॉलिशन ऑफ इंटरमीडियरी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी कि यहां पे जो रियल कल्टीवेटर्स हैं हमारे लैंड के, जो हमारे रियल कल्टीवेटर्स हैं, उनको उनका प्रॉफिट, उनको उनका आउटपुट का बदले जो भी उन्होंने एग्जैक्टली इतने टाइम में जो भी उन्होंने अपना ग्रो करा है, उनको उनका एग्जैक्टली स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इंप्रूव करने के लिए, उनके आउटपुट को इंप्रूव करने के लिए हमने उनके यहां पे देखा था कि अबॉलिशन ऑफ इंटरमीडियरी में रियल कल्टीवेटर्स, मतलब जो वहां पे एक्चुअल में जो स्मॉल फार्मर्स जो कि उन जमीनों पे काम करते थे, उनका हक नहीं मिल पाता था, क्योंकि बहुत सारा पैसा कौन लेता था? उनके लैंडलॉर्ड्स और जो जमींदार लिया करते थे। तो यहां पे उस चीज को खत्म करा गया और कहा गया कि जो उस जमीन पे काम करता है वो ही उस जमीन का रियल कल्टीवेटर है, और वो ही उस जमीन में जितना भी वो करता है ग्रो, वो पूरा का पूरा उसी का रहेगा। मतलब इवन द ओनरशिप ऑफ द लैंड वाज गिवन टू दैट रियल कल्टीवेटर ऑफ द लैंड। जो भी ओनरशिप होगी उस जमीन की, वो भी उसको मिल जाएगी जो उस पे एक्चुअल में कल्टीवेट करता होगा, ना कि लैंडलॉर्ड्स को मिलेगी, जो कि एग्जैक्टली सिर्फ उनके पास अ पीस ऑफ लैंड होता था, वो उस पे स्मॉल फार्मर से काम कराते थे और उसके बदले उनसे टैक्सेस लेते थे। तो यहां पे मेन इंपॉर्टेंट था कि यहां पे रियल कल्टीवेटर्स को उनको हक दिलाने की बात थी, और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए उस टाइम पे मोर देन 200 लाख अप्रोक्सीमेटली कहें तो 2 करोड़ फार्मर्स उस टाइम पे डायरेक्टली कांटेक्ट में आ गए थे हमारी सरकार के, कि अब उन लोगों को उनके हक दिलाने की बात यहां पे हो रही थी। लेकिन अबॉलिशन ऑफ इंटरमीडियरी ये एक इतना अच्छा था कदम, लेकिन उसके बावजूद भी ये काफी जगहों पे फेल हो जाता है। तो आपको इसके रीजंस जानने चाहिए, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला कि हमारा ये फेलियर क्यों हो जाता है, फेलियर्स जो हैं इसके क्या क्या पॉइंट्स हैं। सबसे पहला हमारा है पॉइंट कि जो इसका लेजिस्लेशन था, मतलब ये जो कानून बनाया गया था, इसमें हमें कुछ लूप होल्स थे, इसमें मतलब इनमें कुछ ना कुछ कमियां थी। उन कमियों का बहुत अच्छे तरीके से फायदा उठाया था वहां के उस टाइम के लैंडलॉर्ड्स के द्वारा गया। ठीक है, सेकेंड चीज कि जितने भी लैंडलॉर्ड्स थे उन्होंने
छोटे फार्मर्स को या जो भी उनके काम करते थे उन लोगों को एविक्ट कर दिया, उस जमीन से निकाल दिया वो जहां पे काम करते थे, और कह दिया कि वहां पे रियल कल्टीवेटर कौन है, वो खुद है। ठीक है, तो यहां पे जो स्मॉल थे फार्मर्स, उनको वहां से एविक्ट कर दिया। ठीक है ना, उनको वहां से एविक्टेड, दे वर अविक्टेड, उनको वहां से निकाल दिया गया और कहा गया कि वो जो लैंडलॉर्ड्स है वो ही वहां के खुद के रियल कल्टीवेटर्स हैं, तो जमीन उन्हीं के पास है जो यहां पे एग्जैक्टली कल्टीवेट कर रहा है। एंड द लास्ट थिंग थी कि इन सब चीजों के बावजूद भी जो पुअरेस्ट ऑफ द फार्मर्स है हमारे इंडिया के, उनको फिर भी इतना बेनिफिट नहीं मिल पाया था। तो जो बेनिफिट डिड नॉट रीच टू द पुअरेस्ट फार्मर्स ऑफ इंडिया, जो हमारे इंडिया के पुअरेस्ट थे फार्मर्स, उन तक वो अब तक इस चीज का बेनिफिट नहीं पहुंच पाता। ठीक है, सो दीज वर द फेलियर्स जो कि हमको ध्यान रखने हैं रिगार्डिंग द अबॉलिशन ऑफ इंटरमीडिएरी। सेकेंड चीज जो हमारे इसमें आई थी, फर्स्ट क्या थी हमारी, ऑफ कोर्स अबॉलिशन ऑफ इंटरमीडिएरी। सेकेंड चीज क्या आई थी हमारी इसमें, लैंड सीलिंग। लैंड सीलिंग, लैंड सीलिंग का बात करें तो इसमें क्या था हमारा, लैंड सीलिंग में एक अपर लिमिट सेट कर दी थी कि किसी भी एक इंडिविजुअल के द्वारा इससे ज्यादा जमीन कोई भी ओन नहीं कर सकता। ठीक है, लैंड सीलिंग में क्या कहा गया कि एक पर्टिकुलर एक अपर लिमिट उन्होंने सेट कर दी कि किसी भी इंडिविजुअल के द्वारा इससे ज्यादा कोई भी लैंड आपकी ओन नहीं कर सकता, अपने पास नहीं रख सकता। अगर किसी के पास वो जो जमीन एक्स्ट्रा है किसी के पास, तो वो सरकार उनसे लेके लैंडलेस फार्मर्स, ऐसे फार्मर्स जिनके पास कोई जमीन नहीं है काम करने को, उन फार्मर्स को वो चीज दे दी जाएगी। वो जो एक्स्ट्रा उन लोगों के पास होगी जमीन, वो उन लैंडलेस फार्मर्स को दे दी जाएगी। लेकिन जैसे कि मैंने बताया आपको, इसमें क्या था हमारा कि इसमें हमारी अपर लिमिट को सेट कर दिया था, अपर लिमिट ऑफ द लैंड owned by a private individual। ठीक है ना, और जो भी हमारी एक्स्ट्रा होगी जमीन वो will be given to the landless farmers। ठीक है ना, लैंडलेस फार्मर्स हमारे इंडिया में जितने भी थे उस टाइम पे, उन लोगों को वो जमीनें दे दी जाएंगी। बट अल्टीमेटली जैसे कि इसमें हमारे कुछ थे फेलियर्स, इसमें हमारे क्या हुआ, कुछ हमारे इसमें भी फेलियर्स रहे थे। तो सबसे इंपॉर्टेंट यहां पे जो हमारा रहा फेलियर कि कुछ जो बड़े लैंडलॉर्ड्स थे उन्होंने इसके एग्जीक्यूशन में टाइम लगवा दिया, इस कानून के एग्जीक्यूशन होने में उन्होंने टाइम लगवा दिया, और उस टाइम का उन्होंने ये उठाया फायदा कि जितनी भी जो उनके पास एक्स्ट्रा लैंड थी वो उन्होंने ही अपने क्लोज रिलेटिव्स और फैमिली मेंबर्स के नाम पे रजिस्टर्ड कर दी, ताकि उनकी जमीन उन्हीं की फैमिली में रहे और ना कि एक लैंडलेस फार्मर्स तक जा पाए। ठीक है, तो यहां पे फेलियर क्या रहा कि उन्होंने अपनी जो उनकी लैंड थी, लैंड वॉज transferred to their own family members and their relatives। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये एक इसका मेन फेलियर रहा था। आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम बात करें कि ओवरऑल पूरे के पूरे लैंड रिफॉर्म्स में जितने भी जो हमारे रिफॉर्म्स आए, जैसे कि हमारा अबॉलिशन ऑफ इंटरमीडिएरी आया, हमारा लैंड सीलिंग आया, ये बहुत सारे स्टेट्स में फेल हो चुका था और कुछ स्टेट्स में ऑफ कोर्स अच्छा कर गया था। तो जिन स्टेट्स में ये बहुत अच्छा कर गया था वो कुछ हमारे ऐसे स्टेट्स थे जिनका अपने आप में कमिटमेंट बहुत था कि हमें अपने स्टेट को बहुत अच्छा करना है। एग्जाम्पल हमारा केरला था उस टाइम पे, वेस्ट बंगाल था उस टाइम पे,
जो कि काफी अच्छे तरीके से उन्होंने अपने लैंड रिफॉर्म्स को काफी अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट करवाया था। अब अगर हम बात करें जो कुछ ऐसी चीजें थी, लेकिन हमारे कुछ ऐसे भी स्टेट्स थे जो कि बिल्कुल भी कमिटेड नहीं थे हमारे अपने अपने गोल्स के लिए, अपने अपने लैंड रिफॉर्म्स को इंप्रूव करने के लिए, वो थे हमारे एग्जाम्पल जैसे कि हमारा यूपी, हमारा उत्तर प्रदेश था, हमारा आंध्र प्रदेश था। तो ये कुछ ऐसे कंट्रीज थे जो कि बिल्कुल भी कमिटेड नहीं थे अपने लैंड रिफॉर्म्स को अपनाने के लिए। ओके, होपफुली आप लोगों को अब तक का एकदम होगा क्लियर। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, और यहां से हमारा अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन बनता ही बनता है बोर्ड्स में, दैट इज ग्रीन रिवॉल्यूशन। ओके ओके स्टूडेंट्स, तो अब यहां पे हम स्टार्ट करते हैं हमारा सेकंड चीज जो हमारा आती है, जो कि लैंड जो कि हमारे एग्रीकल्चर के रिफॉर्म्स में लेके आई गई थी। सबसे पहली चीज हमने अभी देखी पूरी की पूरी, जो हमने लैंड रिफॉर्म्स हम लेके आए थे। सेकंड हमारा आता है टॉपिक अब ग्रीन रिवॉल्यूशन। ओके, ग्रीन रिवॉल्यूशन, देखिए ध्यान सुनेंगे जरा। देखिए ग्रीन रिवॉल्यूशन, सबसे पहले तो इसके कुछ जरा नाम जरा हम ध्यान से देख लेते हैं। तो फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन हमारे एग्जैक्टली देखा जाए इन द वर्ल्ड, अगर हम बात करें तो हमारे है कौन? नॉर्मन, लेट मी राइट इन कैप्स, नॉर्मन बोरलॉग। ओके, और जो फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया, जो कि इंडिया में लेके आए थे, वो कौन थे? एम एस स्वामीनाथन। एम एस स्वामीनाथन, ये हमारे लेके आए थे इंडिया में, और ये थे हमारे वर्ल्ड में। ओके, तो वर्ल्ड लेवल पे जो हमारे फादर थे ग्रीन रिवॉल्यूशन के, हमारे कौन थे? नॉर्मन बोरलॉग। और जो हमारे एम एस स्वामीनाथन थे, वो थे हमारे फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया, जो कि हमारे इंडिया में लेके आए थे बेसिकली। चलिए अब ध्यान देते हैं कि ग्रीन रिवॉल्यूशन है क्या, क्या जरूरत थी। देखिए यहां पे हमारा आता है टॉपिक कि ग्रीन रिवॉल्यूशन जो है हमारा, वो एग्जैक्टली देखा जाए तो क्यों लेके आना हमको पड़ गया। देखिए एज अवर डिमांड इंक्रीजेस, हमारी इंप्रूव नहीं हो पा रही थी हमारी सप्लाई। हम अपने आउटडेटेड इक्विपमेंट्स, आउटडेटेड टेक्नोलॉजी का हम इस्तेमाल कर रहे थे, पुरानी सीड्स का इस्तेमाल कर रहे थे, जो कि इतनी ज्यादा हमारी प्रोडक्टिव नहीं होती थी। बिकॉज हमारा इंडिया हमेशा से नेचुरल फैक्टर्स पे डिपेंड रहा है, जैसे कि मॉनसून आएगा तभी उनकी फसल इरिगेट हो पाई थी। अब इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हमारे इंडिया में बहुत जरूरत थी एक रिवॉल्यूशन को लेकर आने की इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, जो कि हमारे इंडिया में आया इन द फॉर्म ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन। अब ग्रीन रिवॉल्यूशन एग्जैक्टली है क्या? सो ग्रीन रिवॉल्यूशन अगर हम बात करें, इट इज अ प्रोसेस इन विच, जहां पे कि हमने अपने प्रोडक्शन को बढ़ाया, हमारे एग्जैक्टली कहें तो एग्रीकल्चर में, विद द यूज ऑफ HYV सीड्स। ध्यान से इस चीज को देखेंगे और सुनेंगे। देखिए ग्रीन रिवॉल्यूशन जो हम इंडिया में हम लेके आए, वो एग्जैक्टली क्यों लेके आए थे, हमने आपको अभी समझाया। ये है क्या? ग्रीन रिवॉल्यूशन से हमारी इंक्रीज होती है, इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चर crops with the use of HYV seeds, HYV seeds। इसकी क्या फुल फॉर्म हुई हमारी? हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स। एक ऐसी सीड्स, यील्डिंग माने क्या होता है? प्रोडक्शन। तो हाई प्रोडक्टिव वैरायटी ऑफ सीड्स हमारे इंडिया में इंट्रोड्यूस की गई। तो HYV सीड्स का हमारे इंडिया में इंट्रोडक्शन हुआ, जो कि हमारा आता है ग्रीन रिवॉल्यूशन के अंदर। इसके आने से बहुत बहुत चेंजेस आते हैं हमारे इंडिया के एग्रीकल्चर सेक्टर में। तो ध्यान से आप जरा उनको देखेंगे। तो सबसे पहला क्या चीज होती है भाई, कि हमारे इंडिया में जो चीजें बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है,
सबसे पहली चीज आती है कि एक ग्रीन रिवॉल्यूशन के लिए कि ग्रीन रिवॉल्यूशन में HYV सीड्स को यूज करने के लिए हमें क्या क्या चीज की रिक्वायरमेंट है। ओके, रिक्वायरमेंट हमें क्या क्या है अगर हम बात करें HYV सीड्स को इस्तेमाल करने के लिए। सबसे पहली जो हमारी होती है रिक्वायरमेंट वो है हमारा बेटर इरिगेशन फैसिलिटी। ठीक है, हमें एक अच्छी इरिगेशन की फैसिलिटी की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, सेकेंड चीज क्या आती है हमारी कि हमें यहां पे कैपिटल मतलब हमें यहां पे फंडिंग की बहुत जरूरत पड़ती है, क्रेडिट की बहुत जरूरत पड़ती है। ठीक है, क्रेडिट मार्केटिंग की बहुत यहां पे रिक्वायरमेंट होती है, बिकॉज हमारी जो HYV सीड्स या कह लें कि जो हमारा ग्रीन रिवॉल्यूशन है इसमें बहुत ज्यादा हमारा यूटिलाइजेशन होता है, इस्तेमाल होता है किन किन चीजों का। अगर हम बात करें कि हमें फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, इन सब चीजों का बहुत बहुत इस्तेमाल होता है हमारे में। अगर हम HYV सीड्स को इस्तेमाल करते हैं तो उस जगहों पे तो हमें उस चीज को एग्जैक्टली प्रॉपर ढंग से इस्तेमाल करने के लिए हमें फर्टिलाइजर्स का, पेस्टिसाइड्स का, इंसेक्टिसाइड्स का, बेटर इरिगेशन की फैसिलिटीज और क्रेडिट मार्केटिंग मतलब हमें लोन की रिक्वायरमेंट बहुत पड़ती ही पड़ती थी, बिकॉज ये सब कुछ एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी में आता था जो कि काफी ज्यादा एक्सपेंसिव होता था। इसकी वजह से एक पुअर फार्मर के लिए इतने ज्यादा महंगे फर्टिलाइजर्स, इक्विपमेंट, तमाम चीजें खरीदना, सीड्स खरीदना मैनेज या पॉसिबल नहीं था उस टाइम पे। तो हमें इन सब चीजों की रिक्वायरमेंट थी। अगर ये रिक्वायरमेंट कोई भी स्टेट, कोई भी एक पर्टिकुलर शहर हमारी पूरी कर पाता था तो वहां पे हम उस टाइम पे HYV सीड्स को इस्तेमाल कर सकते थे। लेकिन हमारे इंडिया में इन सब चीजों पर ध्यान दिया गया और हमने अपने इंडिया में ग्रीन रिवॉल्यूशन को 2 फेजेस में स्टार्ट करा। ठीक है, देखिए जरा, 2 फेजेस में स्टार्ट करा। सबसे पहला था हमारा फेज, इन द फर्स्ट फेज we started in the year 1960s to 1970s। और किन स्टेट्स ने करा? ऐसे स्टेट्स जो कि काफी एफ्लुएंट स्टेट्स हैं। एफ्लुएंट का मतलब है कि ऐसे स्टेट जहां पे कि इरिगेशन की फैसिलिटी अच्छी थी, जहां पे कि जो फार्मर्स थे वो काफी वेल मैनेज थे, उनके पास कैपिटल की दिक्कत नहीं थी, और जो कि वीट ग्रोइंग एरियाज थे। ठीक है, हमने इन जगहों पे इस ईयर के तहत हमने यहां पे स्टार्ट की थी। तो कुछ ऐसे स्टेट्स, अब जैसे कि पंजाब रहा हमारा, आंध्र प्रदेश रहा हमारा, ऐसे स्टेट्स पे जहां पे कि हमारी काफी दिक्कतें नहीं थी, इन तमाम चीजों को लेके वहां पे हमने इसका इस्तेमाल किया था। एग्जाम्पल जैसे कि मैंने आपको बताया कि पंजाब था, आंध्र प्रदेश था, तमिलनाडु था, और भी काफी स्टेट्स थे। ओके, चलिए अब आते हैं हमारा इसके सेकेंड फेज में। सेकेंड फेज जो था हमारा वो था हमारा इन द ईयर 1970s से लेकर 1980s के बीच का। इस वाले फेज में हमने वैरायटी ऑफ क्रॉप्स को ऑल ओवर इंडिया, हर एक स्टेट में हमने इसको इंट्रोड्यूस करा दिया था। ठीक है, इन एवरी स्टेट, और इन वैरायटी ऑफ क्रॉप्स। ठीक है, हर एक क्रॉप्स में। होपफुली अब तक आपको ग्रीन रिवॉल्यूशन के रिगार्डिंग जो भी चीजें मैंने आपको समझाई हैं वो आपको समझ में आ गई हैं। हमने सबसे पहले देखा था बेटा कि ग्रीन रिवॉल्यूशन के फादर कौन है हमारे वर्ल्ड लेवल पे और हमारे इंडिया के लेवल पे। फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन थे हमारे वर्ल्ड के लेवल पे नॉर्मन बोरलॉग।
हमारे इंडिया के लेवल पे थे एमएस स्वामीनाथन, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि ग्रीन रिवॉल्यूशन के आने से मतलब कि ग्रीन रिवॉल्यूशन से एग्जैक्टली होता क्या है, तो इंक्रीज हो जाती है हमारी टोटल प्रोडक्टिविटी जो कि हमारे एग्रीकल्चर क्रॉप्स की थी, अगर हम इस्तेमाल करते थे हमारे HYV सीड्स को। ओके, HYV सीड्स का मतलब क्या था, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, ठीक है। अच्छा, एक और वर्ड था कि इनको हम वंडर सीड्स भी कहते थे। ओके, HYV सीड्स को हम, HYV सीड्स जो थे इनको हम वंडर सीड्स भी कहते थे। बिकॉज, क्यों कहते थे ऐसा, बिकॉज जब हमारे इंडिया में HYV सीड्स या फिर वंडर सीड्स जो एक मिरेकल की तरह था हमारे इंडिया में, जिससे कि हमारे इंडिया की प्रोडक्टिविटी को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया था, इन सीड्स को इस्तेमाल करने के बाद हमारे इंडिया में जो हमारा प्रोडक्शन था, प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर, वो हमारा इनक्रेडिबली बहुत ही ज्यादा बढ़ गया था पर एकड़ के हिसाब से। पर एकड़ के हिसाब से हमारा प्रोडक्शन बहुत बहुत ज्यादा बढ़ गया था। लेकिन ऑफ कोर्स हमें रिक्वायरमेंट इन सब चीजों को हमें पूरा करना था, बिकॉज एक नॉर्मल सीड्स एक ऑर्डिनरी सीड्स के कंपैरिजन में HYV सीड्स को अगर हम फर्टिलाइजर्स की बात करें तो 4 to 10 टाइम्स तक ज्यादा फर्टिलाइजर्स की रिक्वायरमेंट होती थी। अब आप इस चीज का हिसाब लगा लीजिए कि एक HYV सीड्स को इस्तेमाल करने के लिए अगर हमें प्रोडक्शन बढ़ाना है एग्रीकल्चर का HYV सीड्स के थ्रू, तो हमें उसमें 4 से 10 गुना ज्यादा हमें फर्टिलाइजर्स की इस्तेमाल की रिक्वायरमेंट थी। तो ऑफ कोर्स जितने ज्यादा फर्टिलाइजर्स होते हैं उतना ही ज्यादा उस टाइम पे हमें वो चीजें क्रेडिट की हमें जरूरत पड़ती है, उसी चीज के लिए हमें और ज्यादा हमें लोन की रिक्वायरमेंट पड़ती थी छोटे फार्मर्स को, ताकि वो इन सब चीजों को प्रॉपर ढंग से खरीद पाए, ठीक है। तो HYV सीड्स और वंडर सीड्स हम इसको कहते थे, इसने हमारे प्रोडक्शन को इनक्रेडिबली बढ़ा दिया था। होपफुली अब आप लोगों को अब तक का सब कुछ समझ में आ गया है। इसकी रिक्वायरमेंट थी कि हमारे इसके लिए एक बेहतर इरिगेशन की फैसिलिटी होनी चाहिए, लोन की रिक्वायरमेंट हमें पड़े तो हमको वो चीज मिल जाए, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता था, और मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो कि काफी एक्सपेंसिव थी, हमें उस चीज के लिए बहुत जरूरी था कि हम स्मॉल फार्मर्स को भी साथ में लेते हुए चलें अलोंग विद द रिच फार्मर्स, ठीक है। एंड द लास्ट वी हैव जस्ट स्टडीज कि हमने इसको हमारे इंडिया में 2 फेजेस में लॉन्च किया था। पहले फेज में 60s और 70s में करा था, जो कि काफी एफ्लुएंट स्टेट्स थे इन द वीट ग्रोइंग रीजन ओनली, जो कि हमारे पंजाब, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की तरह थे। उसके अलावा हमने सेकेंड फेज में 70s और 80s में हमने इसको लॉन्च करा इन एवरी स्टेट और इन द वेराइटी ऑफ क्रॉप्स। ओके, होपफुली अभी इसमें कुछ चीजें और भी हैं, ध्यान देंगे, जस्ट वेट। ओके बेटा, अब हम देखते हैं जरा कि अब क्या क्या इफेक्ट्स आते हैं या क्या क्या अच्छी चीजें आती हैं अगर हम बात करें ग्रीन रिवॉल्यूशन के HYV सीड्स को यूज करने के बाद हमारे इंडिया में। ओके, तो अगर हम देखें सबसे पहला क्या आता है कि हमने मार्केटेबल सरप्लस अब गेन कर लिया था, कि अब जो भी फार्मर्स थे वो HYV सीड्स को इस्तेमाल करने के बाद मार्केट के लिए, मतलब मार्केट में सेल करने के लिए अब उनके पास क्रॉप्स होती थी, अब उनके पास एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स होते थे, इवन आफ्टर अगर वो अपने सेल्फ कंजम्पशन को भी निकाल लें उसके बावजूद भी, मतलब अब हमारे पास सरप्लस में होता था फूड ग्रेन्स हमारे इंडिया में। जो पहले हमारा इंडिया डिपेंड था अमेरिका या फिर दूसरे कंट्रीज में फूड सप्लाईज के लिए, अब हमें उनसे इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं थी। अब हमारे पास हमारे कंट्री में HYV सीड्स को इस्तेमाल करने के पास मार्केटेबल सरप्लस हमारे पास अच्छा खासा था, ठीक है। अब नाउ इंडिया डिडंट नीड, अब इंडिया को बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी इंपोर्ट करने की और दूसरे कंट्रीज से एटलीस्ट फूड सप्लाईज को। सेकंड होता है हमारा बफर स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन्स। व्हाट इज अ बफर स्टॉक एक्चुअली? तो बफर स्टॉक का मतलब होता है बेटा कि जितने भी जो हमारे जैसे कि जितने भी जो हमारे होते हैं फार्मर्स, अगर उनके पास कुछ एक्स्ट्रा में प्रोडक्शन बचता है तो वो गवर्नमेंट को दे देते हैं, ताकि गवर्नमेंट उसको स्टोर करके एट द टाइम ऑफ शॉर्टेज, जब हमारे कंट्री में किसी भी फूड ग्रेन की कमी हो जाती है, जब उसके प्राइसेस बहुत बढ़ जाते हैं, तो वो कब होता है कि अगर हम उसकी सप्लाई को कम कर देंगे, तो अगर वो ओवरऑल सप्लाई कम हो गई तो उसकी सप्लाई को बढ़ा देगी सरकार विद द हेल्प ऑफ बफर स्टॉक। तो कह रहे हैं कि यहाँ पे अब सरकार अपना बफर स्टॉक को भी मेंटेन करना स्टार्ट कर दिया था, बिकॉज अब यहाँ पे फार्मर्स के पास सरप्लस अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन होता था। एंड द लास्ट वी हैव कि बेनिफिटेड टू लो इनकम ग्रुप्स एज वेल। हाउ?
कैसे छोटे इनकम ग्रुप्स के लोगों को, मतलब जो कि फार्मिंग में नहीं थे लेकिन और दूसरे लोग जो कि दूसरे और सेक्टर्स में थे जिनकी इनकी इतनी इनकम नहीं थी लेकिन उसके बावजूद भी अब उनके लिए कैसे था, इसके लिए अब बेनिफिट। देखिए पहले क्या था हमेशा से कि हमारी डिमांड बहुत ज्यादा होती थी सप्लाई से, जिसकी वजह से प्राइसेस बहुत ज्यादा हाई रहते थे। लेकिन अब ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्या हुआ कि अब हमारी डिमांड से कहीं ज्यादा अब हमारी सप्लाई हो चुकी थी, जिससे कि अब प्राइसेस डाउन हो चुके थे हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के, जिसकी वजह से जो एक लो इनकम ग्रुप का था इंसान वो भी अब आसानी से अपनी उसी इनकम में रह के अपने अब एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को खरीद पाता था। होपफुली आप लोगों के समझ में आ गया होगा। दीज आर द इफेक्ट्स एंड द गुड थिंग्स जो कि हमारे इंडिया में आफ्टर द ग्रीन रिवॉल्यूशन रही है। नेक्स्ट हमारा आता है कि अगर हम ग्रीन रिवॉल्यूशन को इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर हम अपने इंडिया में HYV सीड्स को इस्तेमाल कर रहे हैं तो क्या क्या उस टाइम पे दिक्कतें थी। अगर मैं बात करूं कि क्या क्या रिस्क थे, तो पहला था रिस्क भाई हमारा कि पेस्ट अटैक, क्योंकि हम उसमें HYV सीड्स जो होते हैं दे आर वेरी प्रोन टू पेस्ट अटैक, मतलब बहुत ज्यादा वहां पर रिस्क रहता है कि कीड़ों का अटैक उसमें बहुत ज्यादा रहे। इसी वजह से हम पेस्टिसाइड्स इंसेक्टिसाइड्स का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं इसमें। लेकिन हाँ, देयर इज ऑलवेज अ रिस्क ऑफ पेस्ट अटैक व्हेन वी वर यूजिंग HYV सीड्स। तो ध्यान रखिएगा कि इस चीज के लिए बहुत रिस्क था, बिकॉज एक अगर पुअर फार्मर हो या इवन अ रिच फार्मर भी अगर वो इतना इन्वेस्टमेंट कर रहा है, फर्टिलाइजर्स लगा रहा है इतने महंगे महंगे, इतना बेटर वो अपनी इरिगेशन की फैसिलिटीज को इस्तेमाल कर रहा है, तमाम चीजें कर रहा है, इवन अगर उसके बावजूद अगर उस पर एक पेस्ट अटैक हो जाता है तो पूरी की पूरी उसकी फसल खराब हो सकती थी। नेक्स्ट हमारा आता है कि एक टाइम पे ये वाली चीज फील हो रही थी कि जो पुअर फार्मर्स थे अगर उनको कैपिटल नहीं मिल पाया, अगर उस टाइम पे उनको लोन की रिक्वायरमेंट हुई और उनको अगर लोन नहीं मिल पाया, बिकॉज इसमें क्या दिक्कत था कि जो पुअर थे फार्मर्स वो इतना इजीली इन मॉडर्न इक्विपमेंट्स को, इन मॉडर्न फर्टिलाइजर्स को, इन मॉडर्न पेस्टिसाइड्स इंसेक्टिसाइड्स को इतने बड़े अमाउंट में खरीद नहीं सकते थे। तो यहां पे बहुत दिक्कत थी कि जो रिच फार्मर्स थे वो कहीं ना कहीं आगे निकल सकते थे अगर उनको लोन की, बिकॉज उन लोगों को लोन की रिक्वायरमेंट नहीं होती थी, देवर they were wealthy enough to exactly to purchase all those things that were required to produce with the help of HYV seeds. Okay, तो यहाँ पे रिड्यूस करना बहुत जरूरी था इनकम इनइक्वलिटी को, हमें पुअर फार्मर्स को भी हाथ काट हमें उनको अपलिफ्ट करना था। इसी के लिए सरकार ने हेल्प करी थी स्मॉल फार्मर्स की कि उनको लोन प्रोवाइड करा था, उनको सब्सिडीज प्रोवाइड करी थी। तो यहाँ पे गवर्नमेंट की एक हेल्प बहुत इंपॉर्टेंट आती है सब्सिडीज को लेके, कि सब्सिडीज प्रोवाइड करती थी उस टाइम पे सरकार छोटे फार्मर्स को या हर एक फार्मर को जो भी उस टाइम पे रिक्वायरमेंट में होता था, तो उसको सब्सिडीज का मतलब होता है कि मार्केट प्राइस से कम रेट पे उन्हें ये सारे मॉडर्न टेक्नोलॉजीज के सीड्स, फर्टिलाइजर्स, इक्विपमेंट उन सबको मिलते थे। दोबारा बताता हूं मैं, सब्सिडीज का मतलब क्या होता है, यहां पे कि फार्मर्स को हर एक चीज कम दाम पे मिलती थी, जो भी मार्केट प्राइस में, जो कि मार्केट में जिस भी चीज के रेट चल रहे हैं उस HYV सीड्स के, फर्टिलाइजर्स के, इक्विपमेंट्स के, उससे उनको कम रेट पे सामान मिलता था। तो अब यहां पे एक बहुत बड़ी डिबेट होती है स्टार्ट कि आखिर में कि सब्सिडीज हमको देनी चाहिए या फिर नहीं देनी चाहिए। सो बहुत सारे इकोनॉमिस्ट इन फेवर में थे और बहुत सारे इकोनॉमिस्ट इन अगेंस्ट में थे। तो बहुत सारी चीजें हमारी इन फेवर में थी कि भाई हमें सब्सिडीज क्यों देनी चाहिए, और बहुत सारी चीजें इन अगेंस्ट में थी कि हमें सब्सिडीज क्यों नहीं देनी चाहिए। ठीक है, ध्यान देते हैं जरा। तो सबसे पहले हमारा आता है कि फेवर में भी हमें क्यों चीज अभी इस टाइम पे सब्सिडीज क्यों देनी चाहिए। तो सबसे पहले क्या आता है भाई कि ये जो हमारा एक एग्रीकल्चर है ये बहुत ही एक रिस्की बिजनेस है। मैंने आपको बताया था अभी कि यहाँ पे एक पेस्ट अटैक भी हमारा हो सकता है, तो इवन अ वेल्दी फार्मर को भी बहुत लॉस होगा, तो एक पुअर फार्मर तो एक बहुत मतलब इट कैन बी अ वेरी ड्रास्टिक सिचुएशन फॉर देम। तो कह रहे हैं ये बहुत ही एक रिस्की बिजनेस है, तो अगर कोई भी फार्मर अपना खुद का पैसा उसमें इन्वेस्ट करता है तो उनको अगर ज्यादा इन्वेस्ट कर देगा एग्जैक्टली, तो अगर वहां पे रिस्क है कि ऑफकोर्स सूखा पड़ गया या इरिगेशन के लिए अगर उन पे कुछ और नहीं है सोर्सेज, तो वहां पे उनके लिए लोन की रिक्वायरमेंट होना या फिर सब्सिडीज मिलना, कम रेट पे उनको सामान मिलना बहुत जरूरी था। दूसरा पॉइंट हमारे यहाँ पे आता है कि हमारे बहुत सारे जो फार्मर्स हैं वो पुअर फैमिलीज से आते हैं, जो कि एग्जैक्टली कहें जो कि हमारे पुअर
फार्मर्स हैं, तो उनके पास तो हमें सब्सिडीज हमें उनको देना बनता ही बनता है, बिकॉज हम अगर उनको सब्सिडीज नहीं देंगे तो वो रिच फार्मर्स की जितना आउटपुट को ग्रेन नहीं कर पाएंगे, उनके बीच में इनकम इनइक्वालिटीज बढ़ती ही चली जाएंगी, उनके बीच का गैप बढ़ता ही चला जाएगा। एंड द लास्ट वी हैव कि यहां पे हम एलिमिनेट कर देते हैं अगर सब्सिडीज को, तो उससे हमारी अगेन इनकम इनइक्वालिटीज बढ़ जाएंगी बिटवीन द रिच एंड द पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। ये कुछ फेवर्स में थे हमारे पॉइंट कि हमें क्यों सब्सिडीज को फॉलो करना चाहिए, हमें क्यों सब्सिडीज को जारी रखना चाहिए। ओके, एंड द लास्ट हमारा क्या आता है कि इन अगेंस्ट कि क्या क्या चीज है। कुछ इकोनॉमिस्ट ऐसे भी थे जो कि कहते थे कि नहीं, हमें सब्सिडीज को खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि सब्सिडीज का मेन पार्ट क्या होता है कि लोगों की जो कि स्मॉल है फार्मर्स, उनको अपलिफ्ट करना, उनको मॉडर्न टेक्नोलॉजी से उनको रूबरू करवाना, उनके पास सब चीजें आ जाना। कह रहे हैं कि आफ्टर द वाइड एक्सपेक्टेड, अगर हम हर एक फार्मर को इस टाइम पे वाइडली एक्सेप्टेड हमने करवा दिया कि भाई ठीक है, अब आपके पास प्रॉपर तरीके से HYV सीड्स आ गए हैं, आपके पास अब पहले के अकॉर्डिंग अब आप उतने पुअर नहीं रहे, बिकॉज अब आपका प्रोडक्शन भी बढ़ गया था, तो कह रहे हैं आफ्टर पीरियड ऑफ टाइम हमें सब्सिडीज को खत्म कर देना चाहिए था इनके अकॉर्डिंग। और दूसरी चीज क्या थी कि अगर कह रहे हैं कि इट डिड नॉट बेनिफिट टू ओनली स्मॉल फार्मर्स, कह रहे हैं कि जो सब्सिडीज प्रोवाइड करी गई थी जो कि मार्केट रेट से कम रेट पे उन सब चीजों को चीजें जो कि स्मॉल फार्मर्स को मिल जाती थी, उससे सिर्फ और सिर्फ टारगेटेड ग्रुप जो था हमारा वो कौन था, स्मॉल फार्मर्स और मार्जिनल फार्मर, ऐसे फार्मर जिनके पास बहुत पैसा नहीं था। लेकिन कह रहे हैं कि उसके अलावा भी बहुत सारे जो हमारे फर्टिलाइजर की इंडस्ट्रीज होती थी या जो बड़े थे फार्मर्स, उनको भी लगातार फायदा हो रहा था इन सब्सिडीज प्रोवाइड करने की वजह से। ओके एवरीवन, सो विद दिस हमारा ग्रीन रिवॉल्यूशन अलोंग विद द हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर यहां पे हमारा कंप्लीट होता है। ध्यान रखिएगा, ये हमने इसमें आज ग्रीन रिवॉल्यूशन और लैंड रिफॉर्म्स के बारे में कंप्लीटली आइडिया लिया था। हम नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ लेके आएंगे हमारे और दूसरे सेक्टर्स, उसमें क्या क्या चेंजेस लेके आए थे। इस तमाम चीजों को आपको होपफुली समझ में आई होंगी। ध्यान रखिएगा, इनमें अगर कोई भी चीज आपको समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट में हमें जरूर आप बता सकते हैं। आपको अगर अच्छा लगा तो आप इस चीज को वीडियो को आप प्रॉपर ढंग से लाइक कर सकते हैं। ओके एवरीवन, सी यू वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन आप इन सब चीजों को ध्यान रखिएगा। ओके एवरीवन, थैंक यू सो मच।